Hello everyone, hope you all are doing good. So we were discussing the marathon session on pre-stress concrete. Pre-stress concrete में marathon session कर रहे थे. Almost खत्म ही होने वाला है pre-stress concrete हमारा. It means RCC will be completed. RCC तो पहले करा ही दिया था. ये हमारी pre-stress concrete है. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. ये बेसिक अनाउंसमेंट्स. बिगेस्ट दिवाली गिव अवे इज बीइंग अवेल्ड नाउ. 25% ऑफ मिल रहा है आपको गेट और ESC और SSC JEE के सब्सक्रिप्शन के ऊपर. But the offer is valid only for first 300 subscribers. So if you want to go for the subscription, you can avail it now. Code for GATE and ESC civil and code for SSC JEE civil is different. दोनों का कोड डिफरेंट है. आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा इस ऑफर को अवेल करने के लिए, इन ऑर्डर टू अवेल दिस ऑफर. नेक्स्ट 15 मंथ का भी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया गया है. इसमें आपको एक मंथ का एक्सटेंशन फ्री मिल जाएगा. यू विल गेट 1 मंथ एक्सटेंशन फ्री. The offer is valid up till 30th of October. ऑफर वैलिड है 30 अक्टूबर तक. देन गेट और ESC का कॉम्बैट था, ये तो हमारा हो ही गया 23rd को. दिस इज बीइंग डन. देन इन ऑर्डर टू एक्सेस ऑल माई क्लासेस, मेरी अगर सारी क्लासेस को आपको एक्सेस करना है यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस को, यू कैन स्कैन दिस कोड. आप इस कोड को स्कैन कर सकते हो. So you'll be getting the access to all my classes. Then Unacademy Lite के ऊपर टेस्ट सीरीज आ गई हैं. 16 प्लस टेस्ट है, 60 प्लस टेस्ट है सारी ब्रांचेस के लिए. डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाएंगे आपको और डिटेल्ड रिजल्ट रिपोर्ट भी मिल जाएगी आपको. यूल बी गेटिंग द बोथ. देन नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो बीइंग अवेलेबल. नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है आपके लिए. इफ यू वांट टू गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन, आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज दिस फीचर. देन 14 अक्टूबर को हमने एक नया बैच स्टार्ट किया था गेट 23 के लिए. इसमें टॉपिक स्टार्ट हुआ था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. और 20 अक्टूबर को नया बैच स्टार्ट होने वाला है मेरा. आई विल बी स्टार्टिंग विद फ्लूइड मैकेनिक्स. इसमें मैं फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करूंगा. सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दिस बैच. आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए. देन गेट इज लेस देन 6 मंथ अवे. 6 महीने बचे हैं गेट के अंदर. सो इफ यू वांट टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक. आप आइकॉनिक के लिए अवेल कर सकते हैं एट अ मिनिमल कॉस्ट. मोर ओवर आइकॉनिक में आपको फिजिकल नोट्स भी मिल जाएंगे. यू विल गेटिंग दी फिजिकल नोट्स इन दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो. तो आप इसमें भी इस फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज दिस फीचर ऑल्सो. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गए. लास्ट क्लास में हम लॉसेस पे पहुंच गए थे जितना मुझे ध्यान है. वी हैव रीच्ड अप टिल द लॉसेस. अब लॉसेस की एक्सप्लेनेशन बची थी. लॉसेस का मैग्नीट्यूड बता दिया था. लॉसेस की एक्सप्लेनेशन बची थी. एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉसेस वाज देयर. तो एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं हम लॉसेस की. सो एक्सप्लेनेशन, चलो ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में हमने बोला था कि जो लॉसेस होते हैं दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. एक शॉर्ट टर्म लॉसेस है जो इमीडिएट लॉस भी कहलाते हैं, और एक हमारे लॉन्ग टर्म लॉसेस है जिसको हम टाइम डिपेंडेंट लॉस भी बोलते हैं. ये ऑल्सो भी टर्म्ड एज टाइम डिपेंडेंट लॉस. फिर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि प्री टेंशन मेंबर में और पोस्ट टेंशन मेंबर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं. जैसे हमारा इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस, ये एक ऐसा लॉस होता है, शॉर्ट टर्म लॉस होता है. किसमें पाया जाता है? प्री टेंशन पोस्ट टेंशन दोनों में पाया जाता है. पर पोस्ट टेंशन में तभी पाया जाएगा जब आप स्ट्रेचिंग और एंकरिंग एक दूसरे के बाद करो सक्सेसिवली. ये पॉइंट मेंशन किया हुआ था. दिस पॉइंट वाज मेंशनड. एक बार चेक भी कर सकते हो आप. ये रहा. सो व्हेन स्ट्रेचिंग एंड एंकरिंग इज डन सक्सेसिवली. तो इसी बात को डिस्कस करेंगे. इस बात को डिस्कस करेंगे और डिटेल में एनालाइज करेंगे कि ये लॉसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं. हाउ डू वी कैलकुलेट दिस लॉसेस. दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा. चलिए. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस. अब इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस किसके अंदर? प्री टेंशन मेंबर के अंदर. इन प्री टेंशन मेंबर देखो, इन प्री टेंशन मेंबर व्हेन द केबल्स आर कट, जब आप केबल को कट करते हो, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ट्रांसफर होता है किसके अंदर? हमारे कंक्रीट मेंबर के अंदर. और कंक्रीट अंडरगोस इमीडिएट शॉर्टनिंग बिकॉज ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स. तो हम प्री टेंशन मेंबर में क्या करते हैं? प्री स्ट्रेसिंग बेड के ऊपर मोल्ड को रखते हैं, केबल्स को अरेंज करते हैं, उसके अंदर कंक्रीट को फिल करते हैं, कंक्रीट हार्डन हो जाता है और केबल को कट कर देते हैं. जैसे ही केबल को कट करते हो, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ट्रांसफर होगा कंक्रीट के ऊपर, और उसी समय कंक्रीट क्या कर जाता है? इमीडिएटली कंप्रेस हो जाता है. अब क्योंकि कंक्रीट और स्टील दोनों में क्या है? परफेक्ट बॉन्ड है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन वैलिड है. तो स्टील भी क्या कर जाती है? शॉर्टन हो जाती है. यानी उसमें भी स्ट्रेन डेवलप होता है. उस स्ट्रेन की वजह से स्टील के अंदर लॉस ऑफ स्ट्रेस होता है. वो जो स्ट्रेन डेवलप हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेन, उसकी वजह से उसमें लॉस ऑफ स्ट्रेस डेवलप होता है. ये बेसिक फंडा है हमारा. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट और वही मेंशन किया हुआ है. सो व्हेन द केबल्स आर कट, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज ट्रांसफर्ड टू द मेंबर एंड कंक्रीट अंडरगोस इमीडिएट शॉर्टनिंग ड्यू टू द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ड्यू टू द बॉन्डिंग बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट, जो बॉन्ड होता है हमारे स्टील और कंक्रीट के बीच में, इलास्टिक शॉर्टनिंग विल आल्सो अकर इन द स्टील.
इलास्टिक शॉर्टनिंग हमारे किस में आ जाएगी, स्टील में भी आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेन लॉस होगा, स्ट्रेन लॉस की वजह से क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेस में लॉस मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ विच यू विल बी गेटिंग दी स्ट्रेस लॉस। ये डायग्राम के फॉर्म में दिखा रखा है, दिस इज बीइंग शोन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। हमने केबल को कट किया, कंक्रीट में क्या आ गया, कंक्रीट में स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस की वजह से कंक्रीट में क्या डेवलप हुआ, स्ट्रेस की वजह से कंक्रीट में स्ट्रेन डेवलप हुई, तो स्ट्रेन इज डेवलप इन दी स्ट्रेन कंक्रीट। जो स्ट्रेन कंक्रीट में डेवलप हुई उतनी ही स्ट्रेन किस में डेवलप हुई, उतनी ही स्ट्रेन डेवलप हुई हमारे केबल के अंदर। तो अगर लॉस ऑफ स्ट्रेन इन केबल निकल के आ गई हमारे पास, तो लॉस ऑफ स्ट्रेस कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू लॉस ऑफ स्ट्रेन इन केबल into modulus of elasticity of steel. तो loss of strain in cable which is equal to loss of strain in concrete into modulus of elasticity of steel. अब ES by EC यानी modulus of elasticity of steel by concrete क्या होता है, modular ratio होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं loss of stress in cable due to elastic shortening is equal to M into FC। तो elastic shortening की वजह से loss कितना निकल के आता है, M into FC निकल के आता है। अब M हमारा मॉडुलर रेशियो है, M इज अवर मॉडुलर रेशियो, और FC कितनी है, FC इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग केबल। ध्यान रखना FC क्या है, एवरेज स्ट्रेस है किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर, किस लेवल पे, एट द लेवल ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग केबल। जिस लेवल पे प्री स्ट्रेसिंग केबल है वहीं पर आपको एवरेज स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, देयर ओनली यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्ट्रेस। क्लियर है चीज, चले आगे, नोट कर लो उसको फटाफट। चले, चलो अब हम बात करते हैं पोस्ट टेंशन मेंबर की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द पोस्ट टेंशन मेंबर। अब क्या सिचुएशन है पोस्ट टेंशन मेंबर की, देखो, इन केस ऑफ पोस्ट टेंशन मेंबर, इफ ऑल द बार्स आर स्ट्रेच्ड एंड एंकर्ड साइमल्टेनियसली, अगर आप सारे बार्स को स्ट्रेच करोगे और एंकर करोगे साइमल्टेनियसली, देयर विल बी नो इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस। ये स्टेटमेंट बोलना गलत होगी, ये स्टेटमेंट बोलना गलत होगी, क्यों स्टेटमेंट बोलना गलत होगी, इलास्टिक शॉर्टनिंग तो होगी, लॉस भी होगा उसकी वजह से, पर दिक्कत यह है कि पोस्ट टेंशन मेंबर के अंदर हम जो रिकॉर्ड करते हैं प्री स्ट्रेस को, वो इलास्टिक शॉर्टनिंग होने के बाद रिकॉर्ड करते हैं, वो इलास्टिक शॉर्टनिंग होने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। तो लॉस तो हो गया, पर वो आपके कैलकुलेशन में नहीं आएगा या वो आपके रिपोर्टिंग में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एंकरिंग करने के बाद ही क्या करते हैं, प्री स्ट्रेस फोर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। सो इफ ऑल दी बार्स आर स्ट्रेच्ड एंड एंकर्ड साइमल्टेनियसली, देयर विल बी नो इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस, बिकॉज recording of the pre-stress force is done just before the anchoring and the bars are stretched by taking the erection from the concrete member only। हम bars को stretch करते हैं by taking the erection from the concrete member itself। Hence, at the time of the recording of pre-stress, elastic shortening in the concrete would have already occurred। Elastic shortening तब तक हो चुकी होगी। क्लियर चीज, पर अगर आपने बार को स्ट्रेच और एंकर किया सक्सेसिवली, यानी एक दूसरे के बाद, तो इलास्टिक शॉर्टनिंग होगी, देन इलास्टिक शॉर्टनिंग विल टेक प्लेस। इस बात को समझने के लिए डायग्राम देखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास 3 बार है, अब आप इनको स्ट्रेच कर रहे हो और एंकर कर रहे हो एक दूसरे के बाद, स्ट्रेच कर रहे हो और एंकर कर रहे हो एक दूसरे के बाद। अब उस सिचुएशन में देखते हैं क्या होता है। तो पहला बार आपने क्या किया, स्ट्रेच किया और एंकर कर दिया, ठीक है, स्ट्रेच किया एंकर किया, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ट्रांसफर हुई, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ट्रांसफर हुई, कंक्रीट में शॉर्टनिंग हुई, स्टील में भी शॉर्टनिंग हुई, कितनी, डेल्टा 1। पर आप रिकॉर्ड कब करोगे प्री स्ट्रेस को, जब ये शॉर्टनिंग हो चुकी होगी। तो पहले वाले बार में आपने प्री स्ट्रेस नोट किया P1 पर डेल्टा 1 शॉर्टनिंग हो चुकी थी, तो आपका लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस कितना है, कुछ भी नहीं है। आप तो बोलोगे कोई लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस नहीं हुआ, क्योंकि रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ी ना लॉस हुआ है, रिकॉर्ड करने से पहले हो चुका है लॉस। तो क्लियर है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या किया आपने, दूसरे में स्ट्रेचिंग करी, फिर आपने इसकी एंकरिंग कर दी। इस P2 की वजह से भी कंक्रीट में क्या हुई, शॉर्टनिंग हुई। शॉर्टनिंग कितनी हुई, डेल्टा 2। डेल्टा 2 होने के बाद आपने इसमें स्ट्रेस को रिकॉर्ड किया। तो जब दूसरे बार को आपने स्ट्रेच किया और एंकर किया, इसकी वजह से दूसरे बार में कितना लॉस हुआ, इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से कुछ नहीं हुआ, पर पहले वाले बार में तो हुआ। जो पहले वाला बार है वो तो कितने अमाउंट से,
शॉर्टन हो जाएगा, डेल्टा टू अमाउंट से शॉर्टन हो जाएगा। तो अब पहले वाले बार में आपको लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस मिलेगा। क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट। अब अगर मैं तीसरे बार को इलोंगेट करूं, तीसरे बार को स्ट्रेच करूं और एंकर करूं, मैं तीसरे बार को स्ट्रेच करूं और एंकर करूं, तीसरे बार को स्ट्रेच किया, एंकर किया, कंक्रीट की फिर से शॉर्टनिंग हुई, कितने अमाउंट से, डेल्टा 3 अमाउंट से, आपने तीसरे बार में प्री स्ट्रेस नोट कर लिया P3। तो तीसरे बार की स्ट्रेचिंग से और एंकरिंग करने के बाद, तीसरे बार की स्ट्रेचिंग और एंकरिंग करने के बाद तीसरे बार में ही कितना लॉस हुआ ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग? कोई लॉस नहीं हुआ। तो तीसरे बार में तो कोई लॉस नहीं हुआ, पर इसकी वजह से दूसरे और पहले वाले बार में तो लॉस हुआ। इसकी वजह से तीसरे बार में लॉस नहीं हुआ, पर दूसरे और पहले वाले बार में तो लॉस हुआ। क्लियर है चीज? इसका मतलब ये हुआ कि आपको बार नंबर 1 में 2 लॉसेस मिल जाएंगे। बार नंबर 1 में 2 लॉसेस मिल जाएंगे, एक बार नंबर 2 की वजह से, एक बार नंबर 1 की वजह से। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है उसमें से कुछ भी? चलो अब बस आपको ध्यान क्या रखना है, एफसी का ध्यान रखना है। यू टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द एफसी। एफसी क्या होती है? एवरेज स्ट्रेस इन कंक्रीट, एवरेज स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ द टेंडन। टेंडन के लेवल पे आपको एवरेज स्ट्रेस निकालना है कंक्रीट के अंदर। क्लियर है पूरी स्टोरी? चलो अब इसकी कैलकुलेशन के लिए भी आपको जानकारी दे रखी है आगे। फॉर इट्स कैलकुलेशन ऑल्सो इंफॉर्मेशन इज गिवन। ये नोट कर लो, फिर आपको वाली जानकारी भी देता हूँ। चलो देखो अब एफसी कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट ये बोल रहा है, generally the effect of the dead load is not considered for calculating the FC. Generally the effect of dead load is not considered for calculation of FC. हम डेड लोड के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्ट्रेस इन कंक्रीट। क्यों? फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर आप डेड लोड को कंसीडर करोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट एट द लेवल ऑफ द टेंडन, टेंडन जनरली न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होती है, और ये जो हमारा डेड लोड है, ये जो हमारा डेड लोड है, ये तो क्या कर रहा है उस स्ट्रेस को, ये उस स्ट्रेस को घटा रहा है, क्योंकि इसका नेचर क्या होगा? टेंसाइल होगा। इसका नेचर क्या होगा? टेंसाइल होगा। इसका मतलब ये है, ये तो इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस क्या निकाल के दे देगा आपको? ये तो आपको इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस कम निकाल के देगा अगर आपने डेड लोड को कंसीडर किया। तो अगर मैं डेड लोड को कंसीडर नहीं करूं, अगर मैं डेड लोड को कंसीडर नहीं करूं, तो मैं तो इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस ज्यादा निकाल रहा हूं। आई एम ऑन कंजर्वेटिव साइड। क्लियर चीज? तो इसलिए हम डेड लोड को कंसीडर नहीं करते, हेंस वी डोंट कंसीडर द डेड लोड। तो जब भी आप एफसी निकालोगे डेड लोड कंसीडर नहीं होगा। चलो अब एग्जांपल दे रखे हैं आपको। सो एग्जांपल्स आर गिवन टू यू। तो एक दो एग्जांपल लेते हैं कि एवरेज स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है। लेट अस सपोज ये हमारी केबल है, अवर केबल इज एट अ कांस्टेंट एसेंट्रिसिटी ई। हमारा जो केबल है ये हमारी कांस्टेंट एसेंट्रिसिटी ई पे है। एक तो एंड ऑफ द सेक्शन पे है, एक मिड ऑफ द सेक्शन पे है। तो मुझे क्या निकालना है? एवरेज स्ट्रेस निकालना है कंक्रीट पे एट द लेवल ऑफ द टेंडन। तो एक मैं एंड लेवल पे निकाल लूंगा और एक मैं मिड स्पैन पे निकाल लूंगा। कैसे कैलकुलेट करूं यहाँ पे? हाउ टू कैलकुलेट? अभी जो मेरे दोनों सेक्शन है, दोनों सेक्शन के लिए प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एक तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करेगा और एक बेंडिंग स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करेगा, और दोनों का नेचर क्या होगा? कंप्रेसिव। और बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं हम? m by i। सो बेंडिंग स्ट्रेस विल बी इक्वल टू m by i इज इक्वल टू सिग्मा बाय y। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? m y by i। बेंडिंग मोमेंट कितना है इसकी वजह से? पी ई अपॉन आई। और y की वैल्यू भी कितनी है? y की वैल्यू भी e है हमारी, तो पी ई स्क्वायर बाय आई। सेक्शन 1 पे भी यही कहानी है, सेक्शन 2 पे भी यही कहानी है। अगर आपको एवरेज वैल्यू लेनी है, कैसे निकालोगे? एवरेज वैल्यू भी यही निकल के आएगी, दोनों को ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो सेम रिजल्ट निकल के आएगा। यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल लो। इस बार क्या है? हमारी केबल लीनियर है, सेंटर पे एसेंट्रिसिटी ई है, मिड स्पैन पे सेक्शन जो एंड है उस पे कोई एसेंट्रिसिटी नहीं है। तो एंड सेक्शन पे तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा? एट द लेवल ऑफ द केबल
एट द लेवल ऑफ द केबल आपको कंक्रीट में स्ट्रेस कितना मिलेगा, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस P by A। पर सेक्शन 2 पे क्या मिलेगा, यानी मिड स्पैन पे क्या मिलेगा, एट मिड स्पैन इट विल बी डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला केस लिया। सो नेक्स्ट ऑफ द केस, हमारी केबल कैसी है, अवर केबल इज पैराबोलिक। अब हमारी केबल कैसी है, अवर केबल इज पैराबोलिक। केबल पैराबोलिक, सेम कहानी, सेक्शन 1 पे यानी एंड सेक्शन पे, एट द लेवल ऑफ द टेंडन, एट द लेवल ऑफ द टेंडन आपने स्ट्रेस निकाला, एट द लेवल ऑफ द टेंडन आपने स्ट्रेस निकाला विच इज इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस P बाय A। पर मिड स्पैन पे कितना मिल जाएगा, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस भी मिलेगी, बेंडिंग स्ट्रेस भी मिल जाएगी, दोनों कैलकुलेट किए, एवरेज वैल्यू कैसे निकल के आएगी, एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू, so average value will be equal to, average value will be equal to fc1 plus fc2 divided by 2। चले, चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। जब भी आप एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालोगे, जब भी आप एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालोगे, ध्यान रखना आपको क्या लेना है, आपको इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लेना है विदाउट एनी लॉस, आपको लॉसेस कंसीडर नहीं करने हैं इसके अंदर, यू डोंट हैव टू कंसीडर द लॉस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आप जो एरिया ऑफ सेक्शन कंसीडर करोगे वो टोटल एरिया ऑफ सेक्शन कंसीडर करोगे, ये जो एरिया ऑफ सेक्शन कंसीडर करना है वो टोटल एरिया ऑफ सेक्शन कंसीडर कर रहा है। तो ये हमारा पहला लॉस निकल गया था, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लॉस व्हिच कम्स इनटू द पिक्चर। चले, अच्छा यहाँ पर एक डायरेक्ट जानकारी और दे दी आपको, वन डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज आल्सो गिवन टू यू। अब क्या है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ये बोल रही है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सेज देन व्हेन नंबर ऑफ केबल्स आर लार्ज, जब बहुत ज़्यादा केबल है, जैसे मैंने पीछे 3 केबल बताई, ऐसे 10 केबल भी तो हो सकती हैं, 15 केबल भी तो हो सकती हैं, 20 केबल भी तो हो सकती हैं, तो क्या मैं हर केबल में ऐसे लॉस निकालता रहूँगा क्या, क्या मैं हर केबल में ये सारे लॉसेस कैलकुलेट करता रहूँगा क्या, जो 15th वाली केबल है उसकी वजह से लॉस होगा, 14th में भी होगा, 13th में भी होगा, 12th में भी होगा एंड सो ऑन, पहली वाली में भी होगा। तो कहने का मतलब है प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल के दिया है, कंक्लूजन निकाल के दिया है, क्या, व्हेन द नंबर ऑफ केबल्स आर लार्ज, जब केबल्स बहुत ज्यादा होंगी, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज कैलकुलेटेड एग्जैक्टली इन द फर्स्ट केबल। आप पहले वाली केबल में क्या निकाल लोगे, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कैलकुलेट कर लोगे, तो आप पहले वाले केबल में क्या कर लोगे, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कैलकुलेट कर लोगे, एंड average loss per cable is taken to be 50% of the loss in first cable, average loss per cable is taken as 50% of the loss in first cable। तो पहले वाले केबल की आपने लॉस कैलकुलेट कर ली, पहले वाले केबल की आपने लॉस कैलकुलेट कर ली, अब जो एवरेज लॉस पर केबल निकल के आई है, अभी जो एवरेज लॉस पर केबल निकल के आई है वो 50% निकल के आएगी किसकी, वो 50% निकल के आएगी किसकी, इट इज 50% ऑफ इट which is taken in the first cable। इसका मतलब टोटल लॉस कैसे निकालोगे, how you will calculate the total loss, total loss will be equal to average loss per cable multiplied by what, number of cables। so total loss will be equal to average loss per cable multiplied by number of cables, ये आपको टोटल लॉस मिल जाएगा।
पहले केबल की लॉस निकालो, इसका जो 50% है वो आपको एवरेज लॉस पर केबल मिलेगा। नोट कर लिया सबने? चलो loss in pre-stress and pre-tension beams are more than losses in post-tension beam. So loss in pre-stress and pre-tension beam are more than the losses in post-tension beam. ठीक है, प्री स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं, पोस्ट टेंशन में कम होते हैं। दिस इज पार्शियली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग। तो पार्शियली होता है किसकी वजह से? इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से। सही बात है। चले आगे। चलो, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट इज लीस्ट इन। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस कब होगा सबसे कम? लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट इज लीस्ट इन। ये तभी होगा जब सारे बार्स को आप क्या करो, जब आप सारे बार्स को क्या करो, वन वायर इन प्री टेंशन बीम, एक ही वायर है प्री टेंशन बीम के अंदर, वन वायर है किसके अंदर? पोस्ट टेंशन बीम के अंदर, ओनली वन वायर इन पोस्ट टेंशन बीम। ठीक है, हाँ पोस्ट टेंशन बीम है और एक ही वायर है, आप क्या कर दो इसके अंदर, स्ट्रेचिंग करो और एंकरिंग कर दो, कोई लॉस नहीं निकल के आएगा, जीरो लॉस। सो जीरो लॉस। मल्टीपल वायर्स इन प्री टेंशन बीम विद सीक्वेंशियल कटिंग ऑफ वायर्स, सीक्वेंशियल कटिंग प्री टेंशन में आएगा ही आएगा लॉस। मल्टीपल वायर्स इन पोस्ट टेंशन बीम सब्जेक्टेड टू सीक्वेंशियल प्री स्ट्रेसिंग, तब भी लॉस आएगा, पीछे करके आए, स्टिल दी लॉसेस विल बी ऑब्जर्व्ड। तो जब एक ही वायर है हमारे पोस्ट टेंशन बीम में, कोई लॉस नहीं आएगा, नो लॉसेस विल टेक प्लेस। तो ये जीरो लॉस है हमारा।
फर्स्ट ऑफ द लॉस वी हैव डन, पहला लॉस हो गया हमारा, किसकी वजह से था? The first of the loss is termed as loss due to elastic shortening of the concrete. पहला जो लॉस है वो हमारा elastic shortening of concrete की वजह से। Next of the loss. Next of the loss is loss of pre-stress due to friction. Loss of pre-stress due to friction. अब loss of pre-stress due to friction, अब देखो ये कैसा लॉस था? Which type of loss was this? ये लॉस भी हमारा, this loss was also falling in the category of the short term loss. ये किस में मिलेगा आपको? ये सिर्फ आपको पोस्ट टेंशन मेंबर में मिलेगा, ये आपको प्री टेंशन मेंबर में नहीं मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड दिस इन प्री टेंशन मेंबर। अब क्यों होता है लॉस, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। क्यों होता है लॉस, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। सो विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस। फर्स्ट, द फ्रिक्शन इज जनरेटेड एट द इंटरफेस ऑफ कंक्रीट एंड द स्टील ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ द कर्व्ड टेंडन। जब आप कर्व्ड टेंडन को स्ट्रेच करते हो, जब आप कर्व्ड टेंडन को स्ट्रेच करते हो, तो उस टेंडन यानी उस वायर और कंक्रीट के बीच में जो कांटेक्ट बनता है, उसकी वजह से ये फ्रिक्शन डेवलप हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट द फ्रिक्शन इज बीइंग डेवलप्ड। इस बात को समझाने के लिए आपके सामने डायग्राम है, इस बात को समझाने के लिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। तो डक्ट है, पोस्ट टेंशन मेंबर है, डक्ट बनी हुई है, डक्ट के अंदर हम केबल डालते हैं और उसे स्ट्रेच करते हैं। पर प्री टेंशन में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। प्री टेंशन में तो आपके मोल्ड है प्री स्ट्रेसिंग बेड के ऊपर, वायर को आपने स्ट्रेच कर रखा है, कंक्रीट की कास्टिंग कर दी, उसके बाद कट कर दिया, तो कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं हुआ दोनों के अंदर। देयर इज नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द टू। पर यहाँ पर तो क्या किया, कंक्रीट की कास्टिंग पहले हो रखी है, डक्ट आपने प्लेस कर रखी है, उसके बाद क्या कर रहे हो आप, उसके बाद आप टेंडन डाल के उसको स्ट्रेच कर रहे हो, उसके बाद आप टेंडन डाल के उसको स्ट्रेच कर रहे हो। तो जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो केबल की, दोनों का कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट की वजह से क्या आया, कांटेक्ट की वजह से क्या आया, फ्रिक्शन डेवलप हो गया। और वो फ्रिक्शन क्या करता है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को घटा देता है। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो ये हमारी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, आप केबल को स्ट्रेच कर रहे हो, यू आर स्ट्रेचिंग द केबल। इसकी वजह से जो केबल है वो कांटेक्ट में है कंक्रीट के, रिएक्शन डेवलप हुआ, तो ये हमारी रिएक्शन है। दिस इज अवर रिएक्शन व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड। सो दिस इज रिएक्शन व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड। ये रिएक्शन डेवलप हो गई हमारी N1, N2, N3, N4 and so on. All these reactions are being developed. ये सारे रिएक्शन डेवलप हो गए हमारे। तो अब मैं पहले पॉइंट पे अगर चेक करूं, अगर मैं पहले पॉइंट पे चेक करूं, फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू N1। फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इनटू N1। तो फ्रिक्शन निकल के आ गई म्यू N1। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। कितना बचेगा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इस पॉइंट पे, तो P माइनस म्यू इनटू N1, दिस इज द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दैट विल बी लेफ्ट। और आगे बढ़े, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन की वैल्यू है हमारी म्यू इनटू N2। अब प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना बचेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बचेगा P माइनस म्यू इनटू N1 प्लस म्यू इनटू N2। तो P माइनस म्यू इनटू N1 प्लस म्यू इनटू N2। तो ये हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स बच रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। और ये डायग्राम मैंने बगल में आपको बना के दिखाया, द सेम डायग्राम इज बीइंग शोन हियर, एग्जैक्टली सेम चीज। देखो जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स बची हुई है हमारी, द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स व्हिच इज बीइंग लेफ्ट। चलो देखिए अब पूरी कहानी, अब ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने पीछे बता रखे हैं आपको। पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन विल नॉट अकर इन द प्री टेंशन मेंबर। जो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है, इट विल नॉट अकर इन प्री टेंशन मेंबर। व्हाई, बिकॉज देयर इज नो कंक्रीट ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ द टेंडर। कोई कंक्रीट ही नहीं है जब आप टेंडन को स्ट्रेच कर रहे हो, इसलिए ये सिर्फ कहाँ मिलता है, पोस्ट टेंशन में मिलता है। इट इज ओनली फाउंड इन पोस्ट टेंशन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द फ्रिक्शन इज जनरेटेड ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द टेंडेंट्स। जो फ्रिक्शन जनरेट होता है वो किसकी वजह से जनरेट होता है, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द टेंडेंट्स एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी डक्ट हॉरिजॉन्टल हो जाए, उसमें कोई कर्वेचर नहीं है, अगर मेरी डक्ट हॉरिजॉन्टल हो जाए उसमें कोई कर्वेचर नहीं हो, तो उस केस में तो कॉन्टैक्ट ही डेवलप नहीं होगा हमारे कंक्रीट और केबल का। उस केस में तो कॉन्टैक्ट ही डेवलप नहीं होगा हमारे कंक्रीट और
केबल का, नो कॉन्टैक्ट विल बी डेवलप बिटवीन दी टू, दोनों के अंदर कोई कॉन्टैक्ट ही डेवलप नहीं होगी उसके अंदर, तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं आएगा, नो फ्रिक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड, तो फ्रिक्शन भी नहीं निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर इसका मतलब ये आया कि सर अगर स्ट्रेट केबल हुई तो कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा, होगा। अब ये क्या आया, ये कहाँ से कंसेप्ट आया, इन एडिशन टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ साथ द स्ट्रेचिंग हैज टू ओवरकम द वॉबल इफेक्ट, फ्रिक्शन तो ओवरकम करना ही होता है हमारे केबल को, साथ में वॉबल इफेक्ट को भी ओवरकम करना होता है। अब ये वॉबल इफेक्ट क्या होता है, दिस इज द वॉबल इफेक्ट, वॉबल इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द टेंडेंट, वॉबल इफेक्ट क्या होता है, वॉबल इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द टेंडेंट अलोंग द डक्ट, डक्ट के अलोंग, भले ही स्ट्रेट केबल है, हमारी जो केबल है वो अपनी पोजीशन को छोड़ देती है, जैसे ही हमारी केबल पोजीशन को छोड़ देती है वो दोबारा कांटेक्ट में आ गई किसके, कंक्रीट के अंदर, तो दिस अनइंटेंडेड स्मॉल कर्वेचर इन द केबल इज टर्म्ड एज वॉबल, इसको हम वॉबल बोल देते हैं, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज वॉबल। क्लियर चीज, चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो वॉबल इफेक्ट है दोनों जगह मिलेगा आपको, स्ट्रेट में भी मिलेगा, कर्व्ड में भी मिलेगा, ये जो वॉबल इफेक्ट है आपको दोनों जगह मिलेगा, इट विल बी फाउंड इन द स्ट्रेट केबल आल्सो, इट विल बी फाउंड इन द कर्व्ड केबल आल्सो, तो दोनों जगह निकल के आती है वॉबल इफेक्ट, सो बोथ इन स्ट्रेट एंड कर्व्ड केबल। क्लियर, अब ये जो वॉबल है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इक्विवेलेंट लोडिंग के अंदर, जो वॉबल इफेक्ट है, जो स्ट्रेट केबल है चाहे कर्व्ड केबल है, हमारी जो टेंडेंट है उसने अपनी रिलेटिव पोजीशन को छोड़ दिया, इट हैज लेफ्ट द रिलेटिव पोजीशन, तो उसने अपनी रिलेटिव पोजीशन को छोड़ दिया। अब वॉबल इफेक्ट की वजह से हमारी केबल कंक्रीट के कांटेक्ट में आई, ये लो कंक्रीट के कांटेक्ट में आई, आप कन्वर्ट कर सकते हो ना इसको इक्विवेलेंट लोडिंग के अंदर, और इस इक्विवेलेंट लोडिंग की वजह से दोबारा क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इस इक्विवेलेंट लोडिंग की वजह से आप फ्रिक्शन लॉसेस कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस इक्विवेलेंट लोडिंग यू कैन कैलकुलेट द फ्रिक्शन लॉसेस। क्लियर है, चले नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, वॉबल को हमने बोला था कि वॉबल रेफर्स टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द टेंडेंट, वॉबल क्या थी, चेंज इन पोजीशन ऑफ द टेंडेंट, सो इट वाज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द टेंडेंट। अब ये जो चेंज इन पोजीशन ऑफ द टेंडेंट है ये कभी भी फिक्स नहीं रहती, ये जो चेंज इन पोजीशन ऑफ द टेंडेंट है ये कभी भी फिक्स नहीं रहती, इट नेवर रिमेन्स फिक्स, ये चेंज होती रहती है। अब क्योंकि ये कर्वेचर वेरी करता रहता है फ्रीक्वेंटली, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट द फ्रिक्शन लॉस, क्योंकि ये कर्वेचर वेरी करता रहता है फ्रीक्वेंटली, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट द फ्रिक्शन लॉस एट एवरी पॉइंट, आप फ्रिक्शन लॉस हर एक पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, सो इट इज कंप्यूटेड लॉस पर यूनिट लेंथ, इसको हम कैलकुलेट करते हैं एज अ लॉस पर यूनिट लेंथ विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर व्हिच इज नोन एज वॉबल करेक्शन फैक्टर, इसको हम टेक्निकली नाम क्या दे देते हैं, वॉबल करेक्शन फैक्टर का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि ये कर्वेचर फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, सिंस दिस कर्वेचर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, इसको डिफिकल्ट होता है कंप्यूट कर पाना फ्रिक्शन लॉस हर एक पॉइंट पे, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो पर यूनिट लेंथ के लिए। अब सारी चीज को जोड़ा, जब मुझे फ्रिक्शन लॉस निकालना है तो एक तो आपका कर्वेचर की वजह से आएगा,
अगर आपकी स्ट्रेट केबल है या कर्व्ड केबल है, उसमें वॉबल इफेक्ट को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं इक्विवेलेंट लोड में, और उसकी वजह से भी क्या निकाल लेते हैं, फ्रिक्शन लॉस निकाल लेते हैं. बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो द फ्रिक्शन लॉस विल बी टेकन. नोट कर लो.
चले चलो। अच्छा, ये तो वही दिखा रखा है आपको कि बिकॉज ऑफ द वॉबल इफेक्ट की वजह से इक्वलेंट लोडिंग हमने जनरेट करी, इक्वलेंट लोडिंग की वजह से फ्रिक्शन निकाल लिया। अब ये फ्रिक्शन लॉस कैलकुलेट कैसे करें? इस फ्रिक्शन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन लॉस, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन लॉस, जो हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, जो हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है एट एनी डिस्टेंस एक्स, जो हमारी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है एट एनी डिस्टेंस एक्स कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशन की मदद से हम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द जैकिंग एंड after the friction losses is given by P naught into e raised to the power minus mu theta plus kx। क्लियर है चीज? अब क्या है ये प्री स्ट्रेसिंग फोर्स? व्हाट इज दिस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स? इसको समझने के लिए हम डायग्राम उठाते हैं। फॉर दिस द डायग्राम कैन बी रेफर्ड। देखो केबल बना के दिखा रखी है आपको, हमने प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो करी पी नॉट, डिस्टेंस एक्स दिखा रखा है। जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स बचा है लॉस होने के बाद, जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स बचा है लॉस होने के बाद at any distance x from the at any distance x from where at any distance x from where jacking at, जहां पर आपने जैकिंग करी है, this is equal to what, ये किसके बराबर है? this is equal to p naught into e raised to power minus mu theta plus kx। अब इसमें सारे पैरामीटर आपको बता दिए हैं। ऑल दी पैरामीटर्स आई हैव डिस्कस्ड। क्या क्या पैरामीटर है? म्यू क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू इज व्हाट? अवर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। थीटा क्या है? थीटा का मतलब मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी डिफाइन करके दे देता हूं। थीटा का मतलब है हमारा cumulative angle in radian through which the tangent of the cable profile has turned between the two concerned points। आपकी जो केबल प्रोफाइल पे दो कंसर्न पॉइंट के बीच में टेंजेंट टोटल कितना एंगल चेंज हुई है उसको हम बोलते हैं थीटा। ये रेडियन में होना चाहिए। क्लियर चीज? अब के क्या है हमारा? के है हमारा वॉबल करेक्शन फैक्टर। के इज टर्म्ड एज वॉबल करेक्शन फैक्टर, जो हमने पीछे डिस्कस भी किया था। एक्स क्या है? कितनी दूरी पे आपको प्री स्ट्रेसिंग फोर्स चाहिए? क्लियर है? क्लियर है चीज? नोट करो फटाफट।
नोट कर लो। चलो, अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, नाउ फॉर सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन, अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, कहने का मतलब है मेरे को कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करनी है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग टेलर सीरीज। अब टेलर सीरीज अप्लाई करी इसको मैंने, तो ये टेलर सीरीज बोलती है कि अगर ई रेस टू द पावर, आप जैसे ये लिखी हुई है टेलर सीरीज, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स है, तो 1 - x लगा सकते हो, प्लस आगे खूब सारे टर्म्स निकल के आ जाएंगे, हायर टर्म्स, रेस टू द पावर n, तो जो हायर ऑर्डर टर्म्स है उसको नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट दी हायर ऑर्डर टर्म्स, सो यू कैन नेग्लेक्ट दी हायर ऑर्डर टर्म्स, तो 1 + x है, आप हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो वही इसने हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया, टेलर सीरीज अप्लाई करी, तो जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, the pre stressing force which is being available at the distance of x is given by the following relationship, simplify किया, p naught into 1 minus mu theta minus kx। अब जब आपने प्री स्ट्रेसिंग फोर्स निकाल लिया, तो आप लॉस भी निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द लॉस आल्सो। सो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन कितना है, तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस कैसे निकालें, तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस निकालेंगे पी नॉट माइनस पी एक्स, ये रहा हमारा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। सो पी नॉट माइनस पी एक्स कर दो, so it will be equal to p naught mu theta plus kx। अच्छा, अब यहाँ पे k क्या है, k मैंने आपको पीछे बताया था, k was वोबल करेक्शन फैक्टर, k हमारा वोबल करेक्शन फैक्टर है, इसकी वैल्यू किसके बीच में वेरी कर जाती है, इसकी वैल्यू वेरी कर जाती है 0.015 से लेके 0.005 के बीच में, ये पर मीटर लेंथ होती है। अब डिपेंड कर जाती है टाइप ऑफ टेंडेंस के ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टेंडेंस। उसी तरीके से जो म्यू है वो हमारा फ्रिक्शन है, उसी तरीके से जो म्यू है ये हमारा फ्रिक्शन है, ये डिपेंड कर जाता है किसके बीच में, ये डिपेंड कर जाता है इंटरफेस बिटवीन द टेंडेंट एंड द डक्ट, तो ये डिपेंड कर जाता है इंटरफेस बिटवीन द टेंडेंट एंड द डक्ट, और वेरी करता है 0.25 से लेके 0.55 के बीच में, इट वेरीज इन द रेंज ऑफ 0.25 टू 0.55। तो म्यू की वैल्यू भी बता दी और के की वैल्यू भी बता दी आपको, सो वैल्यू ऑफ म्यू एंड के इज आल्सो बीइंग मेंशन्ड। चले, नाउ चेक द वैल्यू ऑफ म्यू कि कैसे वेरी करती है, हाउ द वैल्यू ऑफ म्यू वेरीज इन द रेंज ऑफ 0.25 टू 0.55, कैसे म्यू की वैल्यू वेरी कर जाती है 0.25 से लेके 0.55 के बीच में, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, सो वी कैन चेक दिस आल्सो दैट हाउ इट वेरीज इन द रेंज ऑफ 0.25 टू 0.55। सो for steel moving on smooth concrete, the value of mu is 0.55. For steel moving on the steel fixed to duct, its value is 0.3.
फॉर स्टील मूविंग ऑन द बेड, यानी कंक्रीट का बेड, इसको हम बोल देंगे 0.25। ये बेड नहीं होगा, दिस विल बी लेड, इट इज नॉट बेड, so its value is 0.25. अच्छा, इस पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है म्यू कैन बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ द लुब्रिकेंट्स। हम म्यू की वैल्यू रिड्यूस कर सकते हैं लुब्रिकेंट की मदद से। हम म्यू की वैल्यू रिड्यूस कर सकते हैं लुब्रिकेंट की मदद से। अब लुब्रिकेंट कौन कौन से? खूब सारे लुब्रिकेंट है हमारे पास। देयर आर सेवरल लुब्रिकेंट्स व्हिच आर अवेलेबल। देयर आर सेवरल लुब्रिकेंट्स व्हिच आर अवेलेबल। अब कौन कौन से लुब्रिकेंट है? यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द ग्रीस। आप ग्रीस यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं और पैराफिन वैक्स यूज कर सकते हैं। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द पैराफिन वैक्स आल्सो। तो इन सारे लुब्रिकेंट्स की मदद से वी कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसकी मदद से घटा सकते हैं। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं थीटा की। थीटा मैंने क्या बोला था? थीटा was cumulative change in the angle which is made by the tangent at the two concerned point, at the two concerned point, जो हमारे दो concerned point थे। चले, चलो अब थीटा की बात करते हैं। देखो, पहला जैकिंग आपने करी एक ही एंड से, सो दिस इज फ्रॉम वेयर द जैकिंग इज बीइंग कैरिड आउट, और दूसरे एंड पे क्या है? हमारा एंकर लगा हुआ है। तो अगर आप जैकिंग कर रहे हो, जैसे जैसे हम केबल पे पीछे जाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन कम होता जाएगा, फ्रिक्शन विल बी रिड्यूसिंग, और जहां पर हमने एंकर किया हुआ है वहां पर लॉस मिलेगा मैक्सिमम। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम लॉस। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम लॉस। अब आपका पहला पॉइंट ये हो गया जहां पर आपने जैकिंग करी, दूसरा पॉइंट वो हो गया जहां पर आपने एंकरिंग करी, वेयर एंकरिंग बीइंग कैरिड आउट। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं टेंजेंट काटूं और उसमें कैलकुलेट करूं कि टोटल कितने एंगल से वो टर्न हुई है, तो पहले वाले पॉइंट पे टेंजेंट काटा, दूसरे वाले पॉइंट पे टेंजेंट काटा, और ये टोटल कितने एंगल से टर्न हुआ? बाय एन एंगल ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 अल्फा के बराबर, वेयर थीटा विल बी इक्वल टू 2 अल्फा। क्लियर है चीज? चलो, अच्छा, अल्फा की वैल्यू भी निकाल के दी हुई है, तो अल्फा लगा दो 10 अल्फा इस ट्राइंगल के अंदर, परपेंडिकुलर है ए और बेस कितना है? L/2। तो परपेंडिकुलर ई और बेस कितना है? L/2। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल टू ई अपॉन L/2। सो ये हमारी अल्फा निकल के आ गई। सो थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। सो थीटा हमारे 2 अल्फा के बराबर है। तो आगे थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, स्ट्रेट केबल है बट जैकिंग इज डन फ्रॉम बोथ द एंड्स। अब आपने जैकिंग दोनों एंड से करी, क्योंकि जैकिंग दोनों एंड से हुई है, दोनों तरफ से फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लॉस कितना होगा? सेंटर वाला पॉइंट होगा, यहाँ पर आके लॉस मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। तो एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट हमारा ये है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट। इन दोनों के बीच में अगर मैंने टेंजेंट काटी, इन दोनों के बीच में अगर मैंने टेंजेंट काटी, अब आपको कैलकुलेट करना है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, कि ये टेंजेंट कितने एंगल से
घूमी है। ये टेंजेंट कितने एंगल से घूमी है देख लो भैया, कितने एंगल से घूमी है। ये थीटा कुछ भी बना के दिया हुआ है कंटेंट वालों ने, ये है हमारा थीटा। तो इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है, तो पहली टेंजेंट दूसरी टेंजेंट, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा कितना है हमारा, ई अपॉन एल बाई टू। सो इस बार थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 2e/l। पर ध्यान रखना x की वैल्यू l बाई टू है, यहाँ पे x की वैल्यू l थी। Here the value of x is equal to l। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पैराबोलिक केबल है, जैकिंग इज रन फ्रॉम वन एंड, सेम जैकिंग कर रही है पहले एंड से, जैसे जैसे पीछे जाओगे फ्रिक्शन लॉस होता जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लॉस कहाँ होगा, जहाँ पर एंकरिंग कर रखी है आपने, फिर एंकरिंग इज बीइंग कैरिड आउट। पहले पॉइंट पे टेंजेंट काटी, दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट काटी, एंगल कितना है हमारा थीटा दोनों के बीच में, थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। अब भैया थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आया, अल्फा कैसे निकालूं, पैराबोलिक प्रोफाइल है इसकी, पैराबोलिक प्रोफाइल की इक्वेशन निकाल के दी हुई है आपको। y is equal to 4ex l square into l minus x, dy by dx किया, x equals to 0 पे जो dy by dx है वो अल्फा होगी हमारी, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो अल्फा निकल के आ गया 4e/l। तो जब x की वैल्यू l है, थीटा कितना है 2 अल्फा है, तो इसका दुगना कर दो, दुगना आ गया 8e/l। सो थीटा इज इक्वल टू 8e/l। अब इसी पैराबोलिक केबल के अंदर अगर आप जैकिंग दोनों एंड से कर दोगे तो बोलेंगे जब x की वैल्यू l बाय टू है, थीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 4e/l। तब अल्फा की वैल्यू हमारी 4e/l हो जाएगी। एक और प्रोफाइल बना के दिखाई है, वन मोर प्रोफाइल इज बीइंग शोन। तो एक और प्रोफाइल देख लो। सो दिस इज द प्रोफाइल, लीनियर प्रोफाइल है और कांस्टेंट एसेंट्रिसिटी भी है। तो इस केस में भी जैकिंग इज डन फ्रॉम वन एंड, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लॉस क्या होगा हमारा, जहां पर हमने एंकरिंग कर रखी है, वेयर एंकरिंग इज बीइंग कैरिड आउट। सो हियर आल्सो, यहाँ पर भी हमारे x की वैल्यू जब l होगी, व्हेन x इज इक्वल टू l, तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा 2 अल्फा आ जाएगा। कितना एंगल चेंज हुआ, 2 अल्फा के बराबर चेंज हुआ, जिसमें अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है e/a। a क्या है हमारी डिस्टेंस है जहां तक लीनियर प्रोफाइल थी, अप टिल वेयर लीनियर प्रोफाइल वाज देयर। क्लियर है। चलो लास्ट में एक केस और बना के दिखाया आपको, वन मोर केस इज बीइंग शोन टू यू, इतना सफिशिएंट है आज के लिए, बाकी फिर कल की क्लास में करते हैं। लेट सपोज दिस इज दी प्रोफाइल विच इज बीइंग गिवन, ये प्रोफाइल दी हुई है आपको। तो आपको टोटल चेंज इन कर्वेचर निकालना है, आपको टोटल चेंज इन कर्वेचर निकालना है इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में। दो कंस्टेंट पॉइंट है हमारे। सो थीटा वन, दिस इज थीटा टू, दिस इज थीटा थ्री, थीटा फोर, थीटा फाइव। तो टोटल चेंज इन एंगल कितना हुआ, थीटा वन प्लस थीटा टू, दिस इज थीटा टू प्लस थीटा थ्री, this will be equal to theta 3 plus theta 4, and this is equal to theta 4 plus theta 5। सारे एंगल जोड़ दो, ये can add all the angles, ये सारे एंगल जुड़ जाएंगे। so this will be theta 3 plus theta 4। so total change in angle, so theta 1 plus theta 2, theta 2 plus theta 3, theta 3 plus theta 4, theta 4 plus theta 5।
तो थीटा निकालने के कुछ सारे केसेस मैंने आपको बता दिए, ऑल दी केसेस आई हैव डिस्कस्ड। तो वो भी फ्रिक्शन लॉस में थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए अभी के लिए सफिशिएंट है इतना। थैंक यू एवरीवन।